Hello everyone, welcome back you all. I hope all of you are fine. So this side Abhishri and today we are going to start Nationalism in India Part 4 Chapter 2 Class 10th, right? So already Part 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं. लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो कवर किया था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. So now in Part 4 what we have to cover, we cover towards civil disobedience, then Salt March and the civil disobedience movement, then how participants saw the movement, then the limits of civil disobedience, then the sense of collective belonging, and finally the conclusion. So moving towards the first part, that is our towards civil disobedience. So first of all, we just understand like what is civil disobedience. Civil disobedience का मतलब क्या होता है? Like non cooperation movement हमें पता था कि हमें साथ नहीं देना है. We don't have to support, right? Civil disobedience में हमें laws break करने means कि हम कोई चीज ओबे नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट ओबिंग देयर रूल्स, वी आर ब्रेकिंग दैट रूल्स. दैट इज मीनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. सो ये हमें पता है कि फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका कॉल ऑफ हो गया था, जो कि महात्मा गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था. क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में वॉलेंट एक्टिविटी हो गई थी, जिसकी वजह से. अब उसके बाद उससे पहले ही कुछ लीडर्स चाहते थे कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें प्रोविंशियल काउंसिल्स में, ताकि वो अपनी डिमांड्स काउंसिल्स में रख सके. और उनकी उम्मीद ये थी कि हाँ, हो सकता है कि इलेक्शन जीत जाए या एक मेंबर बन जाए गवर्नमेंट का, तो मे बी हमारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी. तो उसके लिए स्वराज पार्टी बनाई थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने. पर लेट 1920s में इंडियन पॉलिटिक्स को एक अलग से शेप मिल गई, और दो मेन फैक्टर्स की वजह से. पहला इफेक्ट ये था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था वर्ल्ड वॉर की वजह से. दूसरा, एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज्यादा फॉल ऑफ हो रहे थे. तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिस्टम को देखते हुए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने का फैसला किया, जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और उसकी फंक्शनिंग को चेक करेगा, और अगर कोई चेंजेस होंगे तो उस चेंजेस को वो अप्लाई करवाएगा और बताएगा, सजेस्ट करेगा. तो 1928 में एक कमीशन बनकर आया, साइमन कमीशन इंडिया में. पर जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो किसी को भी साइमन कमीशन नहीं पसंद आया, और सबने क्या बोला? गो बैक साइमन. क्यों ऐसा? क्योंकि साइमन कमीशन बनाया तो इंडिया के लिए था, इंडिया की गवर्नेंस के लिए गया था, पर उसमें कोई भी इंडियन लीडर्स इन्वॉल्व नहीं थे, और उसमें किसी इंडियन लीडर का कोई भी पॉइंट जो था वो इंक्लूड नहीं किया गया था. इसीलिए किसी भी लीडर को या पब्लिक को साइमन कमीशन नहीं पसंद आया. देन इन दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे लाहौर कांग्रेस में. उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई कि उनकी हम लोग फुल इंडिपेंडेंस चाहते हैं. अब हम लोग इलेक्शंस में भी पार्ट नहीं चाहते, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहते. अब हमें इंडिया हमारा पूरा चाहिए. वी वांट फुल इंडिया, फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर कर दिया कि हम अब से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, हमें पूरा इंडिया हमारा चाहिए. और तब से ही 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई. एंड दैट्स वाई हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन के रेडी हुआ, तो सबने कहा कि वेट कर लेते हैं 4 मंथ्स, और 26 जनवरी को इसको इफेक्ट में लाते हैं, क्योंकि आजादी तो हमें ऑलरेडी 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी. तो 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को इफेक्ट में लेकर आए. नाउ सेकेंड पॉइंट, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द फेमस सॉल्ट मार्च. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च के बारे में. तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ये क्या था और इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ में क्या रिलेशन था. तो 31 जनवरी 1930 में महात्मा गांधी जी ने एक लेटर भेजा वॉइसरॉय इरविन को, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ 11 डिमांड्स को स्टेट किया कि ये मेरी कुछ 11 डिमांड्स है. और उन 11 डिमांड्स में सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी उनकी सॉल्ट लॉ को, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके काम आता है, सब यूज करते हैं खाने में. और सॉल्ट को बनाने के लिए यू डोंट नीड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, राइट? वो तो आपका इंडिया में नॉर्मली लोग बना ही रहे थे, और उस पे ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से पुअर लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि एक सॉल्ट एक ऐसी बेसिक कमोडिटी है जिस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था. और गांधी जी ने ये कह दिया ब्रिटिशर्स को, वॉइसरॉय इरविन को उसी लेटर में लिख के भेजा था कि अगर उनकी डिमांड्स 11 मार्च तक नहीं कंप्लीट की गई तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को शुरू कर देगी. और उसी के चलते फेमस
सॉल्ट मार्च आपका स्टार्ट हुआ, जो कि गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ में स्टार्ट किया था। अपने साबरमती आश्रम से लेके गुजरात का एक कोस्टल टाउन है डांडी, वहां तक गए थे। करीब 240 माइल्स का रास्ता था जो उन्होंने कवर किया था। और 6 अप्रैल को जब वो दांडी पहुंचे तो वहां पे उन्होंने सॉल्ट को, सी वाटर को बॉयल किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, और उससे उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था उसको वायलेट किया, और वहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग हुई। और 78 वॉलंटियर्स के साथ में स्टार्ट किया था, पर जब वो दांडी पहुंचे थे तो उनके साथ मोर देन 1000 पीपल साथ में थे। और जिस भी जगह से वो गए वहां पे सब लोगों को गैदर किया और सबको अवेयर किया हमारी इंडिपेंडेंस के बारे में, हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़े। उनका कहना था। नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। अब उसके बाद ये मूवमेंट धीरे धीरे ऐसा स्प्रेड हुआ पूरे पूरे वर्ल्ड में, कि हर जगह, हमारी कंट्री की हर जगह, इंडिया में सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया। अलग अलग जगह पे लोगों ने सी वाटर बॉयल किया, कोस्टल टाउन्स में स्पेशली सी वाटर बॉयल किया, सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ वॉयलेट किया। इसके अलावा फॉरेन क्लोथ्स लोगों ने बॉयकॉट कर दिए। पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया बहुत जगह। बहुत जगह लोगों ने फॉरेस्ट लॉ भी वॉयलेट कर दिए, कि जो फॉरेस्ट लॉज ब्रिटिशर्स ने लगाए थे लोगों ने फॉलो नहीं किया और बिना उनकी परमिशन के फॉरेस्ट में चले गए, लाइक अपना सामान गैदर करने लगे, लाइक फ्रूट्स एंड ट्रीज, लाइफ स्टॉक। देन इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान, जो कि बहुत ही बड़े स्टूडेंट थे, बहुत ही अच्छे डिसिपल थे महात्मा गांधी जी के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसी के एक महीने बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब जैसे ही महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया, तो जो पब्लिक थी वो बहुत गुस्से में आ गई कि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया है, हमारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया है। उन लोगों ने जो ब्रिटिश रूल को सिंबल करने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स थे, जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करे थे, उस पर अटैक शुरू कर दिया। और ये जो नॉन वॉयलेंस था वो फिर से एक वॉयलेंस एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये हॉरिफिक सिचुएशन देखने के बाद महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। और कॉल ऑफ करने के बाद जब वो वापस आए जेल से, तो 1931 5 मार्च को एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा लंदन में। पर जब वो लंदन गए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे उनकी कोई भी डिमांड्स पूरी नहीं की गई जो भी उन्होंने इंडिया के बिहाफ पे रखी गई। काफी ज्यादा निराश हो गए, और वापस जब इंडिया आए तो उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करने की बात कही। और ऑलमोस्ट फिर से 1 साल तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से चला। पर 1934 में उसने अपना मोमेंटम, जो स्पीड थी, वो खो गई, वो रुक गया मूवमेंट। क्यों रुका, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। रुका इसलिए कि ये देखना था कि अब पार्टिसिपेंट्स ने कैसे इस मूवमेंट को देखा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब पार्टिसिपेंट्स, वो जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो इस मूवमेंट को कैसे देख रहे थे, वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका क्या बेनिफिट था, या वो क्या सोच के कर रहे थे कि ये इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम जा रहे हैं तो व्हाट वी हैव टू गेन। तो जब पटीदास, जो गुजरात के थे, उत्तर प्रदेश के, जा से काफी ज्यादा एक्टिव थे इस मूवमेंट में, काफी इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। पर कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए जब ये मूवमेंट पहली बार 1931 में कॉल ऑफ किया गया वारंट एक्टिविटी के बाद। तो जब मूवमेंट को रीस्टार्ट किया गया 1932 में, तो वो रिफ्यूज कर रहे थे कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि फिर से कॉल ऑफ कर दिया जाएगा और उनकी बात, जो उनकी आजादी है, वो उनसे फिर से छिन जाएगी, उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। और जो पुअर पीजेंट्स थे, उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स में ज्वाइन किया था, जो भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीड कर रहे थे। इसके अलावा बिजनेस इंटरेस्ट के लिए जो इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, उन्होंने एक फेडरेशन बनाया था, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, FICCI, 1927 में। और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल पे ओवर द इंडियन इकोनॉमी। और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत बढ़ चढ़ के लॉन्च सपोर्ट किया। उनको लगा कि हम इससे अपनी इंडियन इकोनॉमी को इंक्रीज कर पाएंगे और इससे उनका बिजनेस, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिलेगी ही मिलेगी। पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था अच्छे से।
जो बिजनेस लीडर्स थे, जो बिजनेस आइकॉन्स थे उस टाइम पे, उन लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया, पर वर्कर्स जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। पर इन 1930 1932 में रेलवे वर्कर्स और डॉक वर्कर्स तो स्ट्राइक पे चले गए थे। अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्यों नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे ज्यादा, इसके पीछे भी वजह है। क्योंकि कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही थी जो इंडस्ट्रियल लीडर्स थे। अब जो वर्कर्स थे उनकी बेसिक डिमांड ये थी कि उनको उनकी वर्क कंडीशंस अच्छी मिले, उनको उनका पे अच्छा मिले। अब वो तो उनको मिलना था उनके लीडर से, पर लीडर्स तो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को। तो वहां पे जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, या जो भी मेन लीडर्स थे, अब उनको चाहिए था सपोर्ट लीडर्स का भी, जिसके चलते वो वर्कर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे और उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वर्कर्स इस बात से खुश नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया था। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जो कि काफी लार्ज स्केल पे था, वो था पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। पर फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वुमेन को अलाउ नहीं कर रही थी पार्टिसिपेट करने के लिए, या कोई अथॉरिटी, कोई पोजीशन देने को राजी नहीं थी। बट बाद में अलाउ किया गया, पोजीशन भी दी गई और अथॉरिटी भी दी गई, क्योंकि नो डाउट सबने बहुत सपोर्ट किया, पर वुमेन का भी पार्टिसिपेशन बहुत लार्ज स्केल पे था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर। So now come forward on the next topic, that is the limits of civil disobedience. Limits means disadvantages. क्या चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से ये चीज पीछे हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मोमेंटम खोया, क्यों? दलित्स, जिनको हम अनटचेबल्स एड्रेस करते थे उस टाइम पे, उनका वर नॉट मूव बाय द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। उनको स्वराज का कंसेप्ट नहीं चाहिए था, उनको उनकी आजादी चाहिए थी, उनको इक्वालिटी चाहिए थी पहले। पर महात्मा गांधी जी ने उनको हरिजन्स बोलना सिखा, हरिजन्स बोला, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनको पहले एक इक्वालिटी दी गई, सोशली एंड इकोनॉमिकली इक्वालिटी गई समाज में। तो उनके लिए स्वराज, अब गांधी जी का कहना था कि अगर हमें स्वराज चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, सो वी नीड दलित्स, हमें दलित्स का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारे ही कंट्री का पार्ट है। और ऐसे कैसे हम अगर हम अपने में ही अनइक्वलिटी करके रखेंगे, तो हमें पूर्ण स्वराज कभी नहीं मिलेगा। पूर्ण स्वराज चाहिए तो सबको एक होना ही पड़ेगा, वी हैव टू बी यूनाइटेड, राइट? सो उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया अनटचेबल्स के लिए पहले। और इस क्यों? क्योंकि उनकी सिचुएशन पॉलिटिकली एंड कम्युनिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले दलित्स को यानी हरिजन्स को सपोर्ट दिया गया, उनके लिए सत्याग्रह किया गया, उनके लिए रिजर्व सीट डिमांड करी गई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इवन उन्होंने कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहिए। उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मिला था, सेपरेट इलेक्शंस तो नहीं, बट हाँ रिजर्वेशंस हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट दी गई और बराबर का हक दिया गया उनको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने दलित्स को ऑर्गेनाइज किया, उनकी पार्टी बनाई, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में। एंड वी ऑल नो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, राइट? तो उनका क्लैश हुआ था महात्मा गांधी जी से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे दलित्स के लिए। तो वहां पे पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 के बाद में, जिसमें डिप्रेस क्लासेस को, जो कि शेड्यूल्ड क्लास, बाद में उनका नेम दिया गया, डिप्रेस क्लासेस की जगह शेड्यूल्ड कास्ट, और उनकी सीट्स को रिजर्व किया गया प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ये हक उनको दिए गए। अब उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जब डिक्लाइन हुआ, तो मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस। उनको लगा कि हो सकता है कि कांग्रेस के साथ और मुस्लिम्स, जो मुस्लिम लीग थी, इन दोनों का रिलेशन आपस में खराब होने लगा, और धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम्स दोनों कम्युनिटी की कंडीशन वर्सन होने लगी। और यही ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को तोड़े, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने ये तोड़ दिया, अगर ये चीज डिक्लाइन हुई, इनका बॉन्ड टूटा, तो ब्रिटिशर्स को, हम लोगों को ये कभी निकाल नहीं पाएंगे। पर महात्मा गांधी को और लीडर्स, बाकी लीडर्स को ये बात पता थी कि अगर हम लोग यूनाइटेड रहेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे। उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, अगर if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly
एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। उन्होंने कहा अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पर अगर मुस्लिम्स को, मुस्लिम लीग के मेंबर्स को अगर सेंट्रल असेंबली में और जो मुस्लिम डोमिनेट प्रोविंसेस है वहां पे इक्वल प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा, उनको उनके राइट्स मिलेंगे, उनको उनकी सीट्स रिजर्व मिलेंगी, तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड छोड़ देंगे। Nevertheless, the hope of resolving the issue at an all parties conference in 1928। अब ये सारी चीजें, ये जितने भी इश्यूज थे, ये सब रिजॉल्व हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में, जहां पे मिस्टर जयकार जो कि हिंदू महासभा के थे, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया और एफर्ट्स किए कि हम ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम लोग सबको इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे, सबकी सीट्स रिजर्व करेंगे, पर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गया तो दैट मीन्स वो साफ साफ दिखेगा कि हम लोगों के अंदर कितनी डिसयूनिटी है, और अलग अलग रह के तो हम लोग कभी भी एक पूर्ण स्वराज नहीं हासिल कर पाएंगे। नाउ, तो ये हम लोगों का था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, क्या था, लोगों ने इसको किस तरह से देखा, पार्टीज में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ सीट्स को लेके, और फाइनली सबको हक मिला, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन मिला, और इसका रिजल्ट हम लोग जानते ही हैं कि हम लोगों को आजादी भी मिली, वी गॉट इंडिपेंडेंस, और वो भी यूनाइटेड होके मिली, एक साथ होके मिली। और आज तक हमारे देश में हम सब एक यूनाइटेड फॉर्म में रह रहे हैं, सबको सबकी डिमांड्स पूरी की जाती हैं और सबके लिए सीट्स रिजर्व्ड है, चाहे वो सेंट्रल असेंबली हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब ये सब तो चीजें ठीक थी, लीडर्स, पर लोगों के अंदर जो भावना थी ना, देश भावना, पेट्रोइज्म, उसे कैसी जगाई जाए। जब तक आपके घर में अगर कोई घुस के आ जाए, और तो आप उसको नहीं घुसने दोगे ना अपने घर में, अपने घर से बाहर निकाल दोगे, क्योंकि आपके लिए आपका घर बहुत प्यारा है, बचपन में इसी घर में पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, इस घर की हर एक चीज से आपको प्यार होता है अपने घर की। तो ऐसे ही लोगों के अंदर ये भावना लानी थी कि आपको देश से कितना प्यार है, ये देश, ये कंट्री आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने देश को अपना घर समझने लगेंगे तो हम किसी भी बाहरी इंसान को अपने देश में नहीं रहने देंगे। जैसे हम किसी बाहरी इंसान को अपने घर में आके हम पे ही तो ऑर्डर करने नहीं देंगे ना। इन द सेम वे, कि अब एक कलेक्टिव सेंस ऑफ, जो कलेक्टिव बिलोंगिंग थी, लोगों को ये जो एहसास दिलाना था पेट्रोलिज्म का, वो कैसे दिखाए। तो उसके लिए नेशनलिज्म जब स्प्रेड आउट हुआ, तो लोगों को बिलीव होने लगा कि अब लोगों को ये एहसास दिलाना था कि हम लोग सेम नेशन के, वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। पुरानी हिस्ट्री, पुरानी फिक्शन स्टोरीज, फोकलोर सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, इन लोगों ने, इस सब ने मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को बनाने में, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में। एंड फाइनली इन द 20th सेंचुरी, जो इंडिया की एक आइडेंटिटी थी, उसको विजुलाइज करके एक इमेज बनाई गई भारत माता की, जिसको बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, इमेज को बनाया था। और 1870 में, और 1870 में आगे चल के उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, एज अ हिम, तारीफ में लिखा था हमारी मदरलैंड को, मदरलैंड के लिए, भारत माता के लिए, या हमारे इंडिया के लिए, जिससे लोगों के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, एक कनेक्शन डेवलप हुआ इंडिया को लेके। और वो जो फीलिंग्स थी उसने और प्रवोक किया नेशनलिज्म की फीलिंग को, जो कि काफी हेल्प की और काफी सपोर्ट मिला इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। देन अमिलेनाथ टैगोर ने एक बहुत ही फेमस इमेज भारत माता की प्रिंट पेंट करी थी, एज एन एस्थेटिक फिगर, जिसमें वो काफी काम है, काफी कंपोज, डिवाइन और वेरी स्पिरिचुअल। एंड लेट 19th सेंचुरी में इंडियन नेशनलिस्ट ने कुछ फोक टेल्स, जो पुरानी फोक टेल्स थी, उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, विलेजेस में अलग अलग जाके, ग्रुप जाके फोक सॉन्ग्स को प्ले किया, उनको गाया। स्वदेशी मूवमेंट चला बंगाल में, ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन येलो पहले डिजाइन किया गया था, जिसमें 8 लोटस थे, और वो 8 लोटस 8 प्रोविंसेस दिखाते थे इंडिया में, और एक क्रीसेंट मून उस फ्लैग में था, जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था। देन इन 1921 में गांधी जी ने एक और स्वराज फ्लैग डिजाइन किया, ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें रेड ग्रीन एंड व्हाइट किया गया, और बीच में स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा बनाया सेंटर में, जिसको गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भर। उस चरखे का मतलब था आत्मनिर्भर। तो ये सब चीजें करी गई ताकि लोगों के अंदर एक सेंस आए नेशनलिज्म का, एक भावना आए, देश भावना, पेट्रोइज्म।
और लोगों के अंदर आई, लोग लड़े, लोगों ने अपनी जो पूर्ण स्वराज थी उसको हासिल किया, फुल इंडिपेंडेंस हासिल किया। और आज हम लोग इस इंडिपेंडेंट कंट्री में अपनी आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज लीडर्स, ऑल दीज पीपल जिन्होंने इतनी लड़ाई करी ब्रिटिशर्स से और हमें फाइनली आज़ादी मिली। So now, end of the chapter, the conclusion. So first half में हम 20th century हमने पढ़ा. The first of the 20th century बहुत सारे ग्रुप्स, क्लासेस जो इंडियंस अलग अलग लोग थे, सब साथ आए, सब जुड़े इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में। कांग्रेस जो कि लीडरशिप उसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी उस टाइम पे, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व किया। अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो अलग अलग थे, अलग अलग इश्यूज थे उनके, अलग अलग डिमांड्स थी, सबको साथ लेकर आए। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा, किसी को भी ये कहने का मौका नहीं दिया कि हमारे साथ गलत हुआ या हमें हक नहीं मिला। एंड what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। और उनके इन सब स्ट्रगल से सिर्फ एक ही चीज आई कि पूरा देश अलग अलग आवाजों में बस एक ही बात कह रहा था कि हमें आजादी चाहिए इस कॉलोनियल रूल से। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। एक नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगी आपके कुछ क्वेश्चंस का, सो प्लीज वॉच इट दैट ऑल्सो। एंड तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट में डाउट पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।